फ्रांस 1889 की क्रांति के पश्चात एक लोकतंत्र और गणतंत्र के रूप में अस्तित्व में आया। उससे पूर्व फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की एक लंबी परंपरा विद्यमान थी और निरंकुश राजतंत्र में राजाओं के अत्याचारों से तंग आकर के फ्रांस में क्रांतिकारियों ने 1789 में एक सफल लोकतांत्रिक क्रांति को अंजाम दिया और उसके पश्चात फ्रांस में मौलिक अधिकार और मानव अधिकार जो हैं वो फ्रांस के संविधान के मूलभूत अंग बन गए। फ्रांस ने दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का अमर संदेश दिया है। जब हम फ्रांस के संविधान के मूल अधिकारों की चर्चा करते हैं तो वर्तमान संविधान में यह मूल अधिकार कैसे आए, इसके लिए उसके विरासत की चर्चा करना भी आवश्यक है। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की परंपरा विद्यमान थी और उससे परेशान होकर कि वहाँ की जनता ने, वहाँ के क्रांतिकारियों ने एक खूनी संघर्ष के पश्चात लोकतंत्र और गणतंत्र की अपनी अभिलाषा पूर्ण की। फ्रांस के जो क्रांतिकारी हैं वो वस्तुतः अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम से बहुत प्रभावित थे। अमेरिका में 4 जुलाई 1776 में जो स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, उस घोषणा पत्र में जो मानव अधिकारों का उल्लेख था उससे फ्रांसीसी क्रांतिकारी बहुत अधिक आशान्वित थे और वे चाहते थे कि फ्रांस में भी इस प्रकार के मानव अधिकारों को समावेश किया जाए। कुछ फ्रांसीसी नेता जैसे लफायते ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया था, इसलिए उन्हें इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव था कि किस प्रकार से फ्रांस के संविधान में भी मानव अधिकारों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। वस्तुतः अमेरिका और फ्रांस इन दोनों पर ही जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का महत्वपूर्ण प्रभाव था। अमेरिका और फ्रांस, इनमें जो क्रांतिकारी थे वस्तुतः वो 2 भागों में विभाजित थे। अमेरिका के क्रांतिकारियों पर जॉन लॉक के विवेकवाद और बुद्धिवाद का अधिक प्रभाव था, किंतु फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे उन पर रूसो के समष्टिवाद का और भावना प्रधान का अधिक प्रभाव था। रूसो का यह मानना था कि मानव के अधिकारों को सुनिश्चित करने में विवेक की अपेक्षा भावनाओं को प्रधानता मिलनी चाहिए और वह बुद्धिवाद के युग का विरोधी था। इस प्रकार से भाव प्रधान और विवेक प्रधान तत्वों को मिला करके फ्रांस में मानव अधिकारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया। 14 जुलाई 1789 के पश्चात फ्रांस का निरंकुश जो सम्राट था लुई 16वां, वह नाममात्र का शासक कुछ समय तक के लिए बना रहा और उसके समय में फ्रांस की जो राष्ट्रीय परिषद थी अर्थात जो संसद थी, उसने कानूनों का निर्माण शुरू कर दिया था। इसी संसद ने अपने घोषणा पत्र में मानव अधिकारों के प्रति जो उसने घोषणा पत्र तैयार किया उसमें एक प्रस्तावना तैयार की और उस प्रस्तावना में ये कहा गया कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेते हैं, वे स्वतंत्र रहते हैं तथा उनके अधिकार समान होते हैं और प्रत्येक राजनीतिक संगठन का यह दायित्व है कि वे व्यक्तियों की इस स्वतंत्रता की, इन अधिकारों की रक्षा करे, अन्याय और दमन के विरुद्ध उनके अधिकारों की रक्षा करे। इस प्रकार से क्रांतिकारियों का यह स्पष्ट संदेश था कि समस्त अधिकारों का स्रोत जनता होती है और जनता में सभी व्यक्ति समान हैं, स्वतंत्र हैं और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा की जो जिम्मेदारी है या जो दायित्व है वो राज्य का होता है, सरकारों का होता है। और इसीलिए फ्रांस के का यह जो अधिकारों का घोषणा पत्र था, इसमें विद्रोह के अधिकार
को भी मान्यता प्रदान की गई, जिसका सीधा सा अर्थ यह है, जिस पर कि जॉन लॉक का प्रभाव माना जा सकता है, कि यदि कोई सरकार जनता के इन मूलभूत अधिकारों को सुरक्षित करने में असफल होती है तो जनता को उसके खिलाफ विद्रोह करने का पूरा अधिकार है। इस प्रकार से फ्रांस में एक स्पष्ट लोकतंत्र और गणतंत्र की सुदृढ़ परंपरा का सूत्रपात किया गया। किंतु पश्चात के जो फ्रांस के संविधान का जो विकास है, उस विकास में यद्यपि सरकारों का पतन होता चला गया, किंतु एक के बाद एक अनेक क्रांतियों में जब भी फ्रांस में निरंकुशता के तत्व हावी हुए, तब उसके पश्चात पुनः क्रांति की गई। जैसा कि नेपोलियन बोनापार्ट के पश्चात एक क्रांति होती है, फिर लुई नेपोलियन के जो सम्राट बनने के पश्चात एक क्रांति होती है 1848 के पश्चात। तो इस तरह से फ्रांस में निरंकुशता के तत्वों को बार बार कुचला गया और मानव अधिकारों को बार बार सुदृढ़ करने के प्रयास वहाँ पर होते रहे। इस विरासत के अध्ययन के पश्चात या इतिहास के अध्ययन के पश्चात यदि पंचम गणतंत्र के संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों की चर्चा की जाए, तो हमें यहाँ पर फिर यह देखना पड़ेगा कि पंचम गणतंत्र के संविधान में मूल अधिकारों का जो समावेश है वो उसकी प्रस्तावना में ही किया गया है। और पंचम गणतंत्र के संविधान की प्रस्तावना में ये कहा गया है कि चतुर्थ गणतंत्र में उल्लिखित जो प्रस्तावना थी उसको उसी रूप में पंचम गणतंत्र भी स्वीकार करता है। इसका अर्थ यह है कि पंचम गणतंत्र की प्रस्तावना में उल्लिखित मूल अधिकार वही हैं जो चतुर्थ गणतंत्र की प्रस्तावना में उल्लिखित थे। इस तरह से यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि फ्रांस के संविधान में मौलिक अधिकारों के लिए कोई अलग से अध्याय नहीं लिखा गया है, अलग से उसकी विवेचना नहीं की गई है। फ्रांस में अधिकारों का जो घोषणा पत्र है वो उस तरह से नहीं है जैसा कि भारत और अमेरिका के संविधान में है। फ्रांस में मूल अधिकारों का जो घोषणा पत्र है वो वहाँ की प्रस्तावना में ही उल्लिखित है, वह प्रस्तावना का ही एक भाग है। इस प्रस्तावना में मानव अधिकारों या मूल अधिकारों के कुल 17 अधिकारों की चर्चा की गई है। कुल 17 अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार किसी विशिष्ट बिंदु के अनुसार नहीं है, वरन इन सभी में 17 बिंदुओं में अनेक प्रकार के अधिकार सम्मिलित हैं, जो मूलतः व्यक्तियों की स्वतंत्रता, उनको मिलने वाले अवसरों की समानता, राज्य की सुरक्षा तथा फ्रांस की सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा तथा फ्रांस का जो समुद्र पार जो समुदाय हैं, अर्थात फ्रांस के अधीन जो उपनिवेश हैं, उन उपनिवेशों के नागरिकों को मिलने वाले अधिकारों से संबंधित है। फ्रांस का संविधान यह स्वीकार करता है कि समस्त स्त्री और पुरुष कानून की नज़र में स्वतंत्र होंगे और वो कानून की नज़र में समान भी होंगे। उन्हें जो वैयक्तिक स्वतंत्रता प्राप्त है उसका उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि सरकार भी नहीं कर सकती। मज़दूरों को सामूहिक रूप से अपनी न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करवाने का अधिकार है। सभी को कानून के अंतर्गत जो अवसर प्रदान किए जाते हैं, उन अवसरों की समानता सभी स्त्री और पुरुषों को दी गई है। फ्रांस की जो राष्ट्रीय संस्कृति है और जो शिक्षा है, उसकी रक्षा करने के लिए और उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए सरकार का दायित्व है कि वो अवसर उपलब्ध करवाएगी। समुद्र पार के जो फ्रांसीसी उपनिवेश हैं, जिन्हें कि समुदाय की संज्ञा दी गई है, इन समुदायों में के प्रति किसी भी प्रकार का पक्षपात या किसी भी प्रकार की भेदभाव की नीति नहीं अपनाई जाएगी और उन्हें उनकी सभ्यता और संस्कृति के विकास के समुचित अवसर
दिए जाएंगे। इसी प्रकार से यह भी कहा गया है कि फ्रांस के गणतंत्र में किसी भी प्रकार से जाति, धर्म, रंग और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक शरण प्रदान की जाएगी। राजनीतिक शरण का तात्पर्य यह है कि यह जो बिंदु है ये अंतर्राष्ट्रीय कानून से जुड़ा हुआ बिंदु है, और यदि राज्यों के समुदाय से अन्य राज्यों के कोई नागरिक यदि राजनीतिक जो बंदी हैं वो शरण प्राप्त करना चाहे, अन्य राज्यों में नागरिकों के खिलाफ यदि किसी भी प्रकार का अन्याय होता है और उस अन्याय के कारण यदि उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है, तो फ्रांस का संविधान दूसरे देशों के नागरिकों के लिए भी शरण का, राजनीतिक शरण का प्रावधान करता है। इस प्रकार से ये जो विभिन्न बिंदु हैं ये स्पष्ट करते हैं कि फ्रांस में न केवल फ्रांस के नागरिकों के मध्य स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित की जाएगी, वरन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विभिन्न राज्यों में रहने वाले नागरिकों के लिए भी राजनीतिक शरण का प्रावधान है, और समुद्र पार के जो समुदाय हैं उनके भी नागरिकों को बिना भेदभाव के स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने के व्यापक प्रबंध किए जाएंगे। इस प्रकार से फ्रांस में जो मूल अधिकार हैं उन्हें मूलभूत रूप में प्रदान किया गया है, यद्यपि उनका विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रस्तावना में जो 17 अधिकार दिए गए हैं, इसके अलावा पूरे संविधान में यत्र तत्र अन्य अधिकार भी बिखरे हुए पड़े हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि भारत के संविधान के समान फ्रांस के संविधान में पृथक मूल अधिकारों का कोई भी अध्याय नहीं है। और यद्यपि प्रस्तावना में ये भी कहा गया है कि इन मूल अधिकारों के रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा, अर्थात नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं जिनमें विभिन्न अधिकारों को यदि 3 महत्वपूर्ण कैटेगरीज़ में यदि डिवाइड करें तो स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार हैं, समानता से संबंधित अधिकार हैं और भ्रातृत्व से संबंधित यानी कि मेल जोल को बढ़ाना, संस्कृति की रक्षा को बढ़ाने वाले अधिकार हैं। इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका प्रयास करेगी। यद्यपि भारत के संविधान के समान न्यायपालिका के लिए उतना मैंडेटरी या बाध्यकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो फ्रांस के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का यदि इतिहास देखें तो वह इतिहास फ्रांस में बहुत ही सुदृढ़ रहा है, और फ्रांस में जो न्यायालय है वो नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। फ्रांस में न्याय का जो प्रचलन है वो 2 प्रकार का है, प्रशासकीय न्याय व्यवस्था और सामान्य नागरिकों के लिए न्यायालय। जो प्रशासकीय न्याय की जो व्यवस्था है जिसमें कि नागरिकों को सरकारी अधिकारियों के खिलाफ यदि कोई यानी सरकार के खिलाफ यदि कोई शिकायत है तो उसे अलग प्रशासकीय न्यायालयों में जनता को शिकायत करने का अधिकार है और वहाँ पर उसे शीघ्र न्याय प्राप्त होगा। इस प्रकार से फ्रांस की न्यायपालिका की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि वहाँ की जनता को शीघ्रतापूर्वक न्याय मिलता है। भारत की तरह यहाँ पर बरसों तक फैसले वहाँ लंबित नहीं रहते और तुरंत वहाँ की जनता को न्याय प्राप्त होता है। यह इस प्रकार से शीघ्र न्याय प्राप्त करना भी मूल अधिकारों की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आयाम है जो फ्रांस में विद्यमान है। अब यदि फ्रांस के संविधान के इन मूलभूत अधिकारों का यदि मूल्यांकन हम करें तो हम ये पाएंगे कि सैद्धांतिक स्थिति यह है कि फ्रांस के संविधान में मूल अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख अलग से किसी अध्याय में नहीं है और यह एक कमज़ोर स्थिति को दर्शाता है। सैद्धांतिक रूप में फ्रांस जो कि स्वतंत्रता और समानता का प्रमुख उद्घोषक देश रहा है, उसके संविधान में मूल अधिकारों का एक अलग चैप्टर होना चाहिए था, किंतु वो नहीं है।
प्रस्तावना किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना को वह कानूनी स्थिति प्राप्त नहीं होती जो कि संविधान के अन्य भागों को प्राप्त होती है। प्रस्तावना केवल एक नैतिक बाध्यता लिए हुए होती है और प्रस्तावना को न्यायपालिका के द्वारा पूरी तरह से लागू करवाने का अधिकार भी नहीं होता है। किंतु फिर भी व्यावहारिक स्थिति ये है कि प्रशासकीय न्यायालयों के माध्यम से फ्रांस के नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना फ्रांस के न्यायालय का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस के नागरिकों के मौलिक अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित हैं। धन्यवाद।